बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन। 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में होगी पूजा। आज शाम 6 बजे थम जाएगा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का चुनावी प्रचार। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए ईसी की तैयारियां पूरी। 173 पोलिंग बूथ पर 90,875 मतदाता करेंगे मतदान। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। जब विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए तो 2 साल में क्या करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के लगाए आरोपों को खारिज किया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके नहीं अपनाती। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था चुनाव में शराब बांटने का आरोप। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री का दावा। साल के दिसंबर माह में होंगे निकाय चुनाव। आरक्षण तय होते ही निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। देहरादून की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण यौन उत्पीड़न करने वाला साउथ सूडान का छात्र। साउथ अफ्रीका दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मेडिकल में हुई यौन शोषण की पुष्टि। जीटीसीसी टीम ने किया मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा। खेल की तैयारियां और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मांगी रिपोर्ट। स्टेडियम में लाइटिंग व्यवस्था सुचारू करने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में ग्रेन्यूल्स ग्रीन हार्ट पुलनेस मैराथन दौड़ का आयोजन। दौड़ का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता। 17 स्कूलों के 350 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने किया बड़े सेक्स गिरोह का पर्दाफाश। देह व्यापार के संचालन में लिप्त था गिरोह। महिला सरगना सहित 5 गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम में केस दर्ज। और खटीमा नगर पालिका परिषद में मांग पत्र नहीं माने जाने पर सफाई कर्मचारियों ने की तालाबंदी। लगभग 1 वर्ष से नगर पालिका प्रशासन को दे रहे हैं मांग पत्र। एसडीएम ने कहा कि डीएम के अनुमोदन आते ही 48 नए कर्मचारी होंगे नियुक्त। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करें। और सबसे पहले क्योंकि हम देवभूमि की बात कर रहे हैं तो बात देवों की होगी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। अब श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर ही पूजा अर्चना कर सकेंगे। शीतकालीन प्रवास स्थल यानी योग बद्री पांडुकेश्वर जोशीमठ नरसिंह मंदिर में अब से पूजा अर्चना होगी। 6 महीने बाद फिर से संचालित होगी 4 धाम यात्रा। तो 4 धाम यात्रा का समापन बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही हो गया। आपको याद होगा कल देर रात तक बद्रीनाथ के कपाट पूरी विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए। और अब जो पूजा संचालित हो सकेगी, भक्त पूजा अर्चना कर सकेंगे, वो शीतकालीन प्रवास में करेंगे। योग बद्री पांडुकेश्वर जोशीमठ नरसिंह मंदिर में अब आगे से पूजा अर्चना होगी। बीते रविवार को रात 9:07 पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस साल 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है और अब से श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। 6 महीने के बाद 4 धाम यात्रा फिर से संचालित की जाएगी। कपाट बंद होने के उपरांत आज बद्रीनाथ धाम से उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की गद्दी योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए भी प्रस्थान कर चुकी है। अब शीतकाल के लिए योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की जाएगी। और आइए अब जरा चुनावों की बात हो जाए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। केदारनाथ सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 को मतगणना होगी, यानी नतीजे सामने आएंगे। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 173 पोलिंग बूथों पर 90,875 मतदाता मतदान करेंगे। इस साल 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हो गई थी। 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 22 से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत 6 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज कराया था। इस उपचुनाव में बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्क्रांति से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूड़िया चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीते 17 दिनों से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव में कुल 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 18 नवंबर को दुरुस्त गोंडार, रांसी, चिलौड़ मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जबकि 19 नवंबर को अन्य शेष पार्टियां रवाना हो जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर टोटल 173 पोलिंग स्टेशन है और 173 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग पार्टियां हमारी आज रवाना हो जाएंगी जो दूरस्थ की है, और 166 पोलिंग पार्टियां कल रवाना हो जाएंगी। 20 तारीख को सुबह 8 बजे से और साढ़े 6 बजे तक मतदान का समय माननीय आयोग ने फिक्स किया है। वोटर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 90,540 टोटल वोटर हैं, जिसमें से 44,765 तो मेल हैं और 45,775 फीमेल हैं। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से और गृह मंत्रालय से 3 कंपनी CAPF अलॉट हुई हैं जो वहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई। बाकी जो हमारी स्टेट फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स है, वो भी वहाँ पर डिप्लॉयड है। इधर भारतीय जनता पार्टी की अब बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और चुनाव जीतने के लिए कभी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियों से लेकर सभी स्तर के कमेटी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दरअसल आज शाम 6 बजे केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। जहां 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए मतदान होना है, वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। एक राजनीतिक दल के नाते हर चुनाव को पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसलों के साथ लड़ने का काम करती है। और जब से केदारनाथ बाई इलेक्शन की शुरुआत हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कैडर वहाँ पर जी जान से बूथों पर, चाहे वो कार्यकर्ता टीम बनाने का हो, चाहे वोटरों को लाने का विषय हो, अधिक से अधिक मतदान कराने का विषय हो, और सरकार की जन कल्याणकारी विषयों को प्रत्येक मतदाता को बताने का, इस काम को पूरे हौसलों के साथ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पक्का है। तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को खारिज कर रही है और ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस अभी से परेशान है क्योंकि वो जानती है कि चुनाव बीजेपी जीतने वाली है। बाई इलेक्शंस की बात हो रही है तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 20 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, इसका परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा। वहीं आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सतेरा खाल सहित अगस्त्य मुनि, ऊखीमठ,
गुप्तकाशी में जनसंपर्क कर जनसमूह और मातृशक्ति से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री के केदार घाटी में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों, मुख्यमंत्री धामी के फैसले, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की साफ सुथरी छवि और मृदु भाषिता का लाभ बीजेपी को देगी। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पूर्व में 5 साल विधायक रहते अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए हों, वो 2 साल में क्या विकास करेंगे। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता डबल इंजन के लिए विकास कार्यों पर मुहर लगाकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदु भाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मैं 6 दिन पहले यहाँ पर रहा हूँ, अभी 7 दिन से यहाँ पर हूँ। अभी सतेरा खाल, जगोट, अगस्तमुनि, गुप्तकाशी क्षेत्र में गया। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आशा को वोट करेंगे। कैबिनेट मंत्री का यह दावा है कि बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। चलिए, नतीजे क्या होते हैं इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन अब कुछ और खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। खासतौर से ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में जो मामला सामने आया था, विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला, इससे जुड़ी हुई ये खबर है, जहां साउथ अफ्रीका के रहने वाली ये पीड़ित विदेशी छात्रा बताई जा रही है। यौन उत्पीड़न करने वाला साउथ सूडान का छात्र है। छात्राओं में दहशत का माहौल है इस खबर के आने के बाद से, और इन सब के बीच कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न होता है। जिस छात्र ने इस अपराध को अंजाम दिया वो सूडान का रहने वाला है। कॉलेज प्रशासन इस पर चुप्पी साध रहा है, लेकिन माहौल इस कदर यहां पर दहशत का है कि सभी छात्राएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। पीड़िता ने साउथ अफ्रीका दूतावास को अपनी आपबीती सुनाई है, और इस बीच साउथ अफ्रीका दूतावास के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्लेमेंट टाउन थाने में एफआईआर लिखने से, आपको बता दें कि पहले क्लेमेंट टाउन थाने ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था पीड़िता के मेडिकल में, जबकि यौन शोषण की पुष्टि हुई। लेकिन अब जब दूतावास ने, अफ्रीकी दूतावास को अपनी आपबीती सुनाई, तो हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च की गई है। ये पूरा मामला ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड का है, जहां ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, यौन शोषण का मामला सामने आया। पीड़ित विदेशी छात्रा साउथ अफ्रीका की रहने वाली है और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने वाला छात्र साउथ सूडान का बताया जा रहा है। इस घटना से छात्राओं में दहशत का माहौल है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस घटना पर चुप्पी साधे हुए है। क्लेमेंट टाउन थाने ने घटना की एफआईआर लिखने से मना किया था, जिसके बाद पीड़िता ने साउथ अफ्रीका दूतावास को अपनी आपबीती सुनाई। साउथ अफ्रीका दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर से पहले पीड़िता के कराए गए मेडिकल में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के संबंध में केस दर्ज किया, और ऐसे में क्लेमेंट टाउन कोतवाली इंस्पेक्टर ने विदेशी छात्रा के साथ हुए यौन शोषण पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड पुलिस की किरकिरी होनी तय है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को किस राजनेता और अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, और इसके साथ ही विपक्ष को केदारनाथ उपचुनाव में भी एक ज्वलंत मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। और आइए अब आगे चलते हैं, बात उधम सिंह नगर की करते हैं, जहां ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय जीटीसीसी टीम ने मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया। यहां कमेटी ने खेलों की एक तैयारियों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की है। साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल जैसे निर्माण की गुणवत्ता के लिए कमेटी ने डायरेक्टर से टेक्निकल रिपोर्ट भी तलब की है। बीते रविवार को ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह के साथ ओलंपिक महासंघ की गेम्स
टेक्निकल कंडक्ट कमेटी अध्यक्ष सुनैना कुमारी, सदस्य दिग्विजय सिंह और रविंद्र चौधरी मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने सबसे पहले होने वाले हैंडबॉल और बास्केटबॉल की तैयारियों को देखा। कमेटी ने यहां लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि लाइट ऐसी लगाई जाए जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों की आंख पर सीधी रोशनी ना पड़े। इसके बाद कमेटी 23 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रम पहुंची। यहां साइकिलिंग ट्रैक का विधिवत निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही कमेटी सदस्य डीके सिंह से बीते महीने हुए स्टेट गेम्स के बारे में भी जानकारी ली गई। डीके सिंह ने बताया कि स्टेट गेम्स कराना राष्ट्रीय खेल के लिए एक सेमीफाइनल जैसा होगा। साथ ही बताया कि रुद्रपुर पूरी तरह से राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार है। कमेटी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा कि उत्तराखंड और रुद्रपुर को राष्ट्रीय खेल का लाभ वेलोड्रम से मिला है। निरीक्षण के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की भी उपस्थित रहे। तो जैसे ये हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज़ जाके अपने यहाँ पर्सनली चेक करने हैं और हम इसीलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है। अब बाकी देखिए अपने जो DOCs है अलग अलग स्पोर्ट्स के वेन्यूज़ के, वो हमें एक्चुअली बताएंगे अपनी रिपोर्ट देखी कि टेक्निकली सब सही चल रहा है। तो हम वो रिपोर्ट भी देखेंगे और अपना सारा कमेटी की जब मीटिंग करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसा है, क्या है, किस में कमी है, किस सही चल रहा है। राष्ट्रीय खेलों के लिए देवभूमि तैयार हो रही है और इधर देवभूमि में ही एरोमा खेती का कारोबार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। प्रदेश में लेमन ग्रास, डेमिस्क, गुलाब, तेजपात, मिंट, कैमोमाइल की डिमांड बढ़ने लगी है। 9,000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान इसकी खेती कर रहे हैं। एरोमा खेती का सालाना कारोबार 100 करोड़ तक जा पहुंचा है और ये बेहद खास हो जाता है इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ से ये जो खेती की शुरुआत हुई थी, एरोमा खेती की जब इसकी बात हुई थी तो उस वक्त कहा गया था इससे रोजी रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और यही वजह है कि इसे प्रदेशवासियों की विकास से भी जोड़कर देखा गया और ऐसे में एरोमा खेती का कारोबार लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है। प्रदेश में लेमन ग्रास, डेमिस्क, गुलाब, तेजपात, मिंट, कैमोमाइल की डिमांड बढ़ रही है। 9,000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान खेती कर रहे हैं और ऐसे में सालाना कारोबार 100 करोड़ तक जा पहुंचा है। और आइए उधम सिंह नगर की अब बात कर लेते हैं, जहां गांधी पार्क से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से ग्रेन्यूल्स ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन फिट इंडिया युवा खेल मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस संस्था ने मिलकर किया। ये मैराथन दौड़ 2 श्रेणियों 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की थी, जिसमें 7 साल में 73 साल की आयु वर्ग के सभी इच्छुक लोगों ने निःशुल्क भागीदारी निभाई है। इस आयोजन में रुद्रपुर के 17 स्कूलों के लगभग 350 छात्र छात्राओं और 3 औद्योगिक संस्थानों के 150 लोगों ने भाग लिया। इस दौड़ का शुभारंभ विधायक शिव अरोड़ा और एसपी सिटी मनोज कात्याल ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये दौड़ धरती मां को संरक्षित करने के संदेश के साथ आयोजित की गई। दरअसल इस आयोजन की हिस्सेदार हार्टफुलनेस संस्था विश्व के 160 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। ये संस्था जन कल्याणकारी आयोजनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, किसान को ऑर्गेनिक खेती सिखाना, विश्व में निःशुल्क योग और आध्यात्मिक प्रशिक्षण देती है। इस संस्था के अध्यक्ष केडी पटेल को आध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। यह आयोजन रुद्रपुर के केंद्र समन्वयक डॉक्टर सीमा अरोड़ा और यूथ समन्वयक विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में किया गया। इस कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और सभी प्रतिभागियों को पौधे भी बांटे गए। हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, जो मुख्यतः आध्यात्मिकता, ध्यान और इन सब को लेकर जो हमारी बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है, हमारी वेदों की, हमारी धर्म की, उसको आने वाली युवा पीढ़ी को देने के लिए कि कैसे ध्यान करें, कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े, कैसे ईश्वर से जुड़े और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन कैसे रखें। तो ऐसा एक हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर आज
एक ये मैराथन की जा रही है 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी, और साथ साथ ग्रीन रन यानी एक पर्यावरण संतुलन के लिए यहाँ पर सबको वृक्षारोपण भी किया जाएगा और सभी युवाओं को पौधे भी दिए जाएंगे। तो पता है फिट इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके सपोर्ट से और एक हार्टफुलनेस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काम कर रहा है शहर में। उन दोनों के सहयोग से एक सुंदर सा आयोजन आज किया गया है जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जेंट्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छा है, मॉर्निंग में सब मैसेज भी है कि सबको पहले स्वस्थ रहना है और अपने आप को एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना है। स्वस्थ रहना है और पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया गया। ये आगे बढ़ते हैं, अब खबर खटीमा से ले लेते हैं, जहां नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों ने तालाबंदी कर दी है। उनका कहना था कि लगभग 1 वर्ष से लगातार नगर पालिका प्रशासन को वो मांग पत्र दे रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। साथ ही उनका कहना था कि अगर उनकी मांग पत्र पर संबंधित प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं इस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी नगर पालिका परिषद खटीमा का विस्तारीकरण किया गया है, जिससे नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ गया है। शासनादेश के अनुसार इसमें अभी और सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। इसका हमने जिलाधिकारी को पत्र भी भेज दिया है। उनका अनुमोदन आते ही 48 नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। नगर पालिका का जो हमारा नया परिसमन के साथ जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं तो उसका एरिया बढ़ गया। उस एरिया के अनुरूप जो शासनादेश है उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जो सफाई कर्मचारी हैं। तो अभी तक वो हो नहीं, इसका अनुमोदन करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगा तो हम 48 लोग सफाई कर्मचारी और बढ़ा देंगे। तो ये तालाबंदी जिन्होंने की है उनको हमने समझा भी दिया कि तालाबंदी ना करें। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होता है तो हम 48 स्वच्छा और बढ़ा देंगे। पिछले 1 साल से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते आ रहे हैं और पूरा आश्वासन पालिका प्रशासन द्वारा इनको दिया जाता रहा है। पिछले महीने भी इन्होंने मांग पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। मजबूर होकर के आज सुबह से कर्मचारी पालिका गेट पे आए। उनकी मांग है कि पालिका के प्रशासक और अधिशासी अधिकारी आए और पहले हमारी बात को सुने, और यदि बात नहीं सुनी जाती है, हमारा समाधान नहीं होता है, तो सफाई कर्मचारी ने निर्णय लिया है कि हम अपनी मांगों के परिवेश में काम हड़ताल करें। और आइए इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग में जल्द कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। विभागीय कर्मचारी शिक्षकों से संबंधित ये बदलाव होने वाले हैं। सुविधाजनक क्षेत्रों में रहने के लिए छोड़ रहे हैं पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभागों में प्रभारी व्यवस्था में भी कमी जो थी वो पाई गई थी, और इसके बाद ये बड़ी खबर है, माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग जल्दी कई बड़े बदलाव करेगा। शिक्षा विभाग में शिक्षक और कर्मचारियों से संबंधित कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में हर साल शिक्षक और कर्मचारी सुविधाजनक क्षेत्रों में बने रहने के लिए पदोन्नति छोड़ रहे हैं। अब पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा और प्रदेश के सभी विभागों में इससे प्रभारी की व्यवस्था में कमी दर्ज होगी। बड़ी और अहम जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हमने आपके सामने रखी। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कुशल नेतृत्व और सटीक रणनीति के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक बड़े सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी नैनीताल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे थे, और इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र, क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी और उप निरीक्षक मंजू ज्याला प्रभारी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल नैनीताल टीम ने कार्रवाई कर हीरानगर मार्केट में एक आवासीय परिसर की 2 मंजिला इमारत में कमरे में छापेमारी की। इस दौरान 2 पुरुष और 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति और आपत्तिजनक सामान के साथ पाए गए। पुलिस टीम ने सभी को मौके से गिरफ्तार किया और उन सब के ऊपर एफआईआर
दर्ज की गई है। अनैतिक व्यापार अधिनियम में ये केस दर्ज किया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और इस पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि सुमन इस रैकेट की मुख्य सरगना है और मोहम्मद फिरास ग्राहकों को लाने का काम करता था और अन्य अनैतिक गतिविधियों में भी संलिप्त था। सभी से पूछताछ कर उनकी अन्य गतिविधियों की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एसएसपी ने इस ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम की सराहना की है और ये सुनिश्चित किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। तो एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इधर आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर 2018 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बलिदान हुए चंद्रिका प्रसाद की आज खटीमा क्षेत्र के झनकैया में उनके घर में पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि आज, जिसमें सीआरपीएफ जवानों, परिवारजनों और झनकैया थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बलिदानी हवलदार चंद्रिका प्रसाद की फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि D/183 बटालियन सीआरपीएफ, जो कि रेलवे ट्रैक के समीप काकापोरा पुलवामा जम्मू कश्मीर पर पोस्टेड थी, वहां आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें हवलदार गार्ड कमांडर की ड्यूटी पर तैनात थे। आतंकवादियों से लोहा लेते समय उनके कमर के दाएं और बाएं और 2 गोलियां लगी, जिस पर उनको तुरंत पास के प्राथमिक केंद्र काकापोरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान गंभीर चोट के कारण उनका निधन हो गया। हवलदार चंद्रिका प्रसाद ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता के इस वीर सपूत को हम भी नमन करते हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।